नमस्ते सभी सुनने वालों को। आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आपकी सोच और धारणाओं को न केवल बदलेगा बल्कि आपकी समझ को एक नया विस्तार देगा। और हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे आपके लिए कुछ लोगों से ऐसी बातें, मुलाकातें जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक चुनौती से अपने जीवन में जूझ रहे हैं। कार्यक्रम अंधकार की नहीं, प्रकाश की बात करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल आप जानेंगे उनके जीवन के बारे में, बल्कि आप यह जानेंगे कि जिनको हम दोयम दर्जे का समझते थे या हम सोचते थे कि ये अपने जीवन में क्या करेंगे, तो वो लोग न केवल अपने जीवन में कुछ कर पाए हैं, बल्कि वह अपने काम से, अपनी काबिलियत से हज़ारों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। ऐसे ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हमारे बीच में है प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक नौजवान हैं और अपने जीवन के अभी इन्होंने 3 दशक भी पूरे नहीं किए हैं, सिर्फ 29 वर्ष के हैं। प्रतीक अपनी कंपनी के मालिक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर आईटी के बिजनेस को संभाल रहे हैं। इनकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। बाकी की बातें हम प्रतीक से करेंगे। प्रतीक, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो प्रतीक, आप बताएं कि आप किस प्रकार की शारीरिक चुनौती के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। सबसे पहले तो सभी सुनने वालों को हेलो, हाय और नमस्ते। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, दृष्टि बाधित हूँ और मुझे 100% साइट लॉस है। मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ। जी, तो प्रतीक जो है देख नहीं सकते। प्रतीक, ये आपको जो डिसेबिलिटी है या कहें कि ये स्पेशल एबिलिटी है, ये बचपन से है? जी, मैं जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से ये दृष्टि बाधिता, विजुअल इम्पेयरमेंट मेरे साथ में है। तो प्रतीक, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, तो आपको लगता है कि आपके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो आपको जीवन जीने में मदद कर रही है? मुझे लगता है कि कोई स्पेशल एबिलिटी तो मेरे पास नहीं है। जैसे सब सुनने वाले अपने अपने ज़िंदगियों में, अपने अपने लाइफ में जो सब कुछ कर रहे हैं, बस वैसा ही मैं भी कर पाता हूँ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि जब विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाए या किसी तरह की और विकलांगता, डिसेबिलिटी हो जाए तो कुछ और करना मुश्किल है। डिसेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी बाध्यता, बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। तो मुझे लगता है कि वो नहीं है। जैसा बाकी लोग कर सकते हैं वैसा मैं कर सकता हूँ। इतनी एबिलिटी ज़रूर है, स्पेशल तो नहीं है। जी प्रतीक भाई, आप बताएंगे कि एक बात वाजिब बनती है कि आपने इस अंधेरे के साथ कैसे पढ़ाई की? देखिए, शुरुआत में तो मैंने ब्रेल स्क्रिप्ट के ज़रिए अपनी पढ़ाई करी। ब्रेल, सुनने वाले जो लोग नहीं जानते हो, एक स्क्रिप्ट है जी, एक लिखने का तरीका है जो 6 बिंदु या 6 डॉट्स के ज़रिए जो लोग दृष्टिबाधित हैं वो उनको छू कर पढ़ते हैं। एक पूरा सिस्टम है जिसमें हिंदी, इंग्लिश या दूसरी और भाषाएं भी लिखी जा सकती हैं। तो उसके ज़रिए शुरुआत में मैंने पढ़ाई करी और फिर अपने आगे आने वाले सालों में मैंने टेक्नोलॉजी के सहारे अपनी पढ़ाई करी, कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स। प्रतीक, एक बात बताएं कि ये सब जब आपने किया, शिक्षा आपने प्राप्त की, आप सामान्य स्कूल में गए या फिर आपने स्पेशल स्कूल से अपनी शुरुआत करी? और शिक्षा के बारे में आपको क्या मानना है? मेरी ज़्यादातर एजुकेशन सामान्य स्कूलों में ही हुई है जी। और मुझे लगता है कि शिक्षा तो हम सभी का राइट है और बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से पढ़ाया जाए जो स्टूडेंट्स की ज़रूरतें हैं। जैसे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड, एक दृष्टिबाधित होते हुए मुझे ऐसी किताबों की ज़रूरत होगी जिनको मैं समझ सकूं या पढ़ सकूं। अगर ऐसी किताबें हों जो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो फिर मेरे लिए शिक्षा को प्राप्त करना मुश्किल होगा। तो एज लॉन्ग एज आई हैव दैट, फिर चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ट्रू। तो शिक्षा में हमको रीजनेबल अकोमोडेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें जो शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो सुगम माध्यमों में, एक्सेसिबल मीडियम्स में प्रोवाइड अगर कर दी जाएं तो फिर शिक्षा संभव है। जी प्रतीक भाई, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे तो किस प्रकार की चुनौतियां आपको मिल रही थी और आपको वो पॉइंट कहाँ पर है जहाँ आपको लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है और इस अंधेरे के ऊपर अपनी जीत हासिल करनी है? देखिए, शिक्षा से शुरुआत करते हैं तो एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि अपने बारे में लोगों को समझाना। अक्सर ये होता है कि स्कूल्स में मेरे साथ क्या होता था कि लोग, बच्चे, साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी ने थोड़ा मुझे थप्पड़ मार के कोई भाग गया,
कोई पीछे से टच करके भाग गया, किसी ने ये कोशिश करी कि मैं उनका नाम पहचानूं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। टीचर्स को भी ये समझाना कि मैं क्या चीज़ें पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ के बाकी सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर देख के पढ़ते हैं या कॉपीज़ में देख के समझते हैं। एक पूरा जो ऑल्टरनेट सिस्टम जो है वो एक बड़ा चैलेंज था। एक तो खुद समझना, इतने छोटी उम्र में उन सबको खुद को समझना भी एक चैलेंज होता ही है, और साथ में फिर अपने साथियों को, अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको समझाना, वो एक बड़ा चैलेंज था जी। लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें आसान होती गई, और टेक्नोलॉजी जब आई मेरे पास, जब मैं 13-14 साल का था, तब कहीं से मुझे पता चला कि एक टेक्नोलॉजी होती है स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर दरअसल ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्क्रीन पर जो भी सामने है उसको पढ़ के बताता है। मतलब ये कि आप जो देख सकते हैं वो कंप्यूटर को देखकर इंफॉर्मेशन या डेटा को समझते हैं, जो भी उनके सामने आ रहा है उनकी आंखों के ज़रिए वो दिमाग तक जाता है और उस तरह से वो प्रोसेस होता है जी। तो मेरे केस में आंखों के बजाय वो कानों के ज़रिए मेरे दिमाग तक जाता है स्क्रीन रीडर, जो कि उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के सुना देता है। उस तरह से मेरे दिमाग तक वो पहुंचता है कि क्या मेरे स्क्रीन पर सामने है, और फिर दिमाग उसको प्रोसेस करता है जैसे किसी देखने वाले को कर देगा। तो जब ये टेक्नोलॉजीज़ आई और जब मुझे पता चला, जब मैंने इनको एक्सप्लोर करना सीखना शुरू किया, तो वहाँ से मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाई करने के तरीके में, मेरे सोच के तरीके में बहुत बदलाव आया। और वहाँ से मुझे लगा कि कंप्यूटर की दुनिया है ये बहुत एक्साइटिंग है और बहुत अमेजिंग है। मुझे बहुत मज़ा आता था कंप्यूटर पर काम करने पे जी। तो वहाँ से फिर लगा कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में और सॉफ्टवेयर का एक बिजनेस करने की दुनिया में जाना चाहिए। वहाँ से जैसे सब बच्चों के मन में अपने अपने विचार होते हैं, सपने होते हैं, वहाँ से वो सपना स्टार्ट हुआ जी। तो प्रतीक भाई, आपकी बात से ये समझ में आया कि जब स्क्रीन रीडर आपके हाथ में आया तो शायद ऐसी कल्पना आपने की होगी कि आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, लेकिन हम आपको ले जाना चाहेंगे आपके बचपन में, जहाँ पर जब आप एक अंधता के साथ आपने जन्म लिया हमारी खूबसूरत धरती पर, तो आपके माँ बाप का क्या एक्सप्रेशन था? वो क्या सोच रहे थे? वो रो रहे थे या समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये चुनौती है जिससे हमें लड़ना है? देखें, शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि जब मैं 6-7 महीने का था, तब उनको लगा कि शायद कुछ एबनॉर्मल है। मैं ऑब्जेक्ट्स को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा हूँ जैसे कोई और बच्चा उस एज में पकड़ लेगा, खिलौने या कुछ और चीज़ें। तो वहाँ से जब डॉक्टर्स के पास गए और ये पता चला कि मुझे ऐसा विजुअल इम्पेयरमेंट है, ऐसी रेटिनल डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ में अभी नहीं देख सकता हूँ, तो डेफिनेटली उनको शॉक तो रहा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक शॉकिंग न्यूज़ तो उनके लिए रही होगी। और साथ में जब आसपास के लोगों को, सोसाइटी को ये चीज़ पता चली, तो भी सबका जो रिएक्शन था वो यही था कि एक ब्लाइंड जो आपका बच्चा है उसको अब आपको घर में ही रखना होगा, अब उसका तो लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुका, और इसको आप घर में बिठाकर और पूरा लाइफ खिलाए पिलाएं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं किया जा सकता है। लेकिन पेरेंट्स, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने तभी से ये सोचना स्टार्ट किया कि मुझे कैसे शिक्षा दी जा सकती है। उन्होंने स्कूल्स को खोजना स्टार्ट किया, उन्होंने ये देखना स्टार्ट किया कि क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है जिससे डिसेबल पर्सन्स पढ़ाई करते हैं। तो उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था, और आई थिंक यही कारण है जिसकी वजह से मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ जी। प्रतीक, मैं भी इस बात को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी सामान्य स्कूल में पढ़ रहा था और बच्चे मुझे भी मार के भाग जाते थे या परेशान करते थे, चश्मा छुपा देते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी फेस किया है, तो मैं आपके भावनाओं से बिल्कुल रूबरू हूँ। हम वापस आते हैं हमारे इंटरव्यू पे। तो आप ये बताएंगे कि जब आपने अपनी स्कूलिंग पूरी की तो कॉलेज में जब आप आए तब क्या चुनौतियाँ थी विषय को लेकर, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, और उस बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए। तो जैसा मैंने बताया था कि मुझे इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स बहुत फैसिनेट करते थे, लेकिन लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल था, स्कूल्स को भी, अपने आसपास के लोगों को भी, कि मैं इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को कर सकता हूँ बीइंग ब्लाइंड। लोगों को लगता था कि कोई थोड़े कम टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वाले कुछ सब्जेक्ट्स मैं ले लूँ और वो शायद आसान होंगे, उनको ऐसा लगता था। इंजीनियरिंग में क्योंकि डायग्राम्स हैं, ग्राफिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो
बहुत मुश्किल हुई साइंस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स लेने में भी जी। लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स पॉजिटिव थे तो वो हुआ। और जब स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने थे जी। मेरे साथ अक्सर ये होता था कि मैं जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था उसमें से ज़्यादातर मैं अच्छे मार्क्स लेकर आया था और उसमें से कुछ में मैं मेरिटोरियस भी रहा था जी। इसके बावजूद भी ज़्यादातर जगह पे ये होता था कि मुझे जैसे ही पता लगता कि मैं विजुअली इम्फेयर्ड हूँ, ब्लाइंड हूँ, नहीं देख सकता हूँ, तो ज़्यादातर जगह मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाता था अच्छे मार्क्स होने के बावजूद। जी। और कुछ जगह बुलाया जाता भी था तो ये बोल दिया जाता था कि आपके लिए हमारे पास सीट नहीं है क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं। एक बड़ा फाइट था जिसके बाद एक कॉलेज में जाकर उनको समझाया गया और उन्होंने ये कहा कि हम आपको 6 महीने का 1 सेमेस्टर का टाइम दे सकते हैं जिसमें अगर आप कुछ कर पाएंगे जी तो हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। जी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो फॉर्चुनेटली मैं अपने उस फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा कर पाया जी। तो आगे बढ़ पाया फिर। तो श्रोताओं, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमें थकना नहीं है। तो हम आपको सुनवाते हैं गीत और फिर प्रतीक से करेंगे बातें जारी एक छोटे से ब्रेक के बाद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सभी सुनने वाले सुन रहे हैं उनका पसंदीदा कार्यक्रम मन की आंखों से और ट्यून इन करिए आप 90.4 FM रेडियो मधुबन। प्रतीक भाई, हम फिर से करते हैं हमारी बातचीत। बात कर रहे थे कि आपने किस प्रकार से कॉलेजेस में चुनौतियां फेस की और सिर्फ उन चुनौतियों को फेस ही नहीं किया, उन पर जीत भी हासिल करी। प्रतीक, फिर जब पढ़ाई पूरी हुई तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो को लेकर सड़क पे घूमता है और उसके चप्पलों का या जूतों का सोल घिस जाता है, आपके साथ क्या हो रहा था? आप तो जूते और चप्पल घिसने की स्थिति में भी नहीं है क्योंकि आप की मोबिलिटी नहीं रही होगी। उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने फिर मोबिलिटी को कैसे मैनेज किया, कैसे आप वर्क फोर्स के साथ जुड़े, आपने अपने आप को एक सब्सिडी पर डिपेंडेंट बेनिफिशियरी ना बनाते हुए टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया भारत सरकार के साथ, ये सब कैसे हुआ? जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो कंप्लीट से भी बल्कि पहले कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं जी। तो अक्सर मैं अपने क्लासेस में टॉप 1 या 2 में रहता था तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि मैं सारे ही अच्छे कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में जाकर बैठूं, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट, उनके ग्रुप डिस्कशंस में मैं अच्छा परफॉर्म भी करता था, इंटरव्यूज़ तक जाता था और एक के बाद एक बहुत सारे इंटरव्यूज़ में क्योंकि मैं डिसेबल हूँ ये बोलकर मना कर दिया जाता था, बार बार रिजेक्ट किया गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने रिजेक्ट किया, बार बार रिजेक्ट किया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा डिस्पाइट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। तो मुझे ये लगता था कि कोई क्या कर सकता है, मैं अपने क्लासेस में टॉप 1 या 2 की पोजीशन पे हूँ, मैं अच्छे एप्टीट्यूड टेस्ट लिख रहा हूँ, मैं ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके अच्छे मार्क्स ले रहा हूँ। तो मुझे फिर लगता था कि और कोई क्या कर सकता है, आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उसके बाद में भी जब नहीं ले जाता था बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बहुत दुख भी होता था, बहुत सैड होते थे उस टाइम पे। तब समझ नहीं आता था कि क्या करना है। ये बार बार जब होता चला गया तो 2 ऑप्शंस थे मेरे पास। एक तो ये था कि मैं इन सब रिजेक्शंस के बाद हार कर बैठ जाऊं और जैसा लोगों ने कहा था कि घर में बंद होके और रोटियां खाता रहूं, कुछ नहीं करूं। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं अपने इस गुस्से को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाऊं, अपने इस सैडनेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाऊं। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और
सोचा कि अब इंटरव्यू देने से काम नहीं चल रहा है तो टेबल के उस तरफ बैठ के इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया जाए। वहाँ से मैंने अपनी कंपनी शुरुआत करने की सोची और वो एक मोमेंट था जब आज से लगभग 6.5 साल पहले मैंने अपनी कंपनी शुरुआत की। जी, तो शुरुआत में क्या चुनौतियाँ थी? आपको परिवार का कितना सहयोग मिला, मित्रों का क्या सहयोग मिला, और किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, और जिन लोगों को आप अप्रोच कर रहे थे अपने बिजनेस क्लाइंट्स को, उनका क्या रिस्पॉन्स था? कोई ऐसी घटना याद आती हो जिसने आपको हिला के रख दिया हो, या जिसने आपको चुनौती दी हो, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया हो? अक्सर ये होता था कि जब मैंने शुरुआत की तो मैं अक्सर शहर के, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर के आसपास के जो बिजनेसेस हैं उनको मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया। और अक्सर ये होता था कि मैं फ़ोन पर उनसे बात करता था या ईमेल पर बात करता था, तो वो लोग बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कि मैं सबसे अच्छा पर्सन हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके लिए सोल्यूशन डेवलप कर सकता हूँ। जी, फ़ोन पे बात होती और मीटिंग फिक्स करता, मिलने जाता, और जैसे ही वो ये देखते कि सामने जो डेवलप करने के लिए आया है वो ब्लाइंड है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता। बहुत सारे लोग मुझे भगा देते, बोलते कि आप क्योंकि ब्लाइंड हैं तो आप क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। उनको वो समझाना समझना बड़ा उनके लिए मुश्किल होता था। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि वो प्रोजेक्ट जो एकदम मेरे हाथ में है, मुझे पैसे देने के लिए बुलाया गया है कि आप पैसे लेके स्टार्ट करें, और जैसे ही मेरी वो शक्ल देखते, ये देखते कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे भगा दिया जाता। ऐसा बार बार जब हुआ तो फिर मुझे ये समझ आया कि शायद दूसरा मीडियम मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने इंटरनेट के ज़रिए काम करना शुरू किया, और लोकल क्लाइंट से मिलने के बजाय मैंने इंटरनेट पे दुनिया के अलग अलग देशों में क्लाइंट्स ढूंढने शुरू किए। जी, तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है प्रतीक भाई आपकी इस पूरी कहानी से जो समझ में आती है कि लोग यह समझते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई ब्लाइंड बच्चा या नेत्रहीन बच्चा या दृष्टिबाधित बच्चा इसका जन्म हुआ है हमारे परिवार में, तो वो एक हमारे लिए समस्या है। उसके दैनिक जीवन को लेकर कैसे हो पाएगा, वो कैसे सुबह की दिनचर्या करेगा या शाम को कैसे चीज़ों को करेगा, साफ़ सुथरा कैसे रहेगा, साफ़ सुथरे कपड़े कैसे पहनेगा, या अपने जीवन को कैसे चलाएगा ओवरऑल रूप से होलिस्टिकली। इस बारे में आपका क्या अनुभव है? शेव करने से लेकर अपने बालों को मेंटेन करने तक और खूबसूरत दिखने तक क्या करना होता है एक ब्लाइंड व्यक्ति को? क्योंकि जब आप कंपनी में जाते थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लुक्स अच्छे ना हो इसलिए आपको भेज देते हो वापस? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ तक लुक्स की बात है तो काम के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के लुक्स को देखकर, क्योंकि जो शक्ल है वो सबका अपना अपना है। और मैं डेफिनेटली अपने बेस्ट प्रेजेंटेशन में ही जाता था, लेकिन खैर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप सीखने के लिए ओपन हैं, जी, ऑल्टरनेट तरीके बहुत सारे हैं हर एक चीज़ को सीखने के। जी, जो चीज़ें आप देख कर सकते हैं उनको बिना देखे भी कुछ लर्निंग के साथ किया जा सकता है। तो मैं हमेशा एक कोशिश करता रहा कि मैं उन चीज़ों को सीखूं और बिना देखे भी उन चीज़ों को करूं। जी, तो इस वजह से ही प्रेजेंटेशंस और ये सब चीज़ें तो ठीक हो गई। जी, तो थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए प्रतीक भाई, आप क्या पसंद करते हैं, और आपके मैरिड लाइफ के बारे में बताइए। क्योंकि एक चुनौती होती है दिव्यांग व्यक्ति के लिए कि वो शिक्षा प्राप्त करे, रोजगार प्राप्त करे और फिर विवाह करे और अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति की तरह आगे बढ़ाए। बहुत कुछ पसंद करता हूँ, मुझे म्यूज़िक भी पसंद है, मैं स्पोर्ट्स देखना भी पसंद करता हूँ, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना भी पसंद करता हूँ। जी, सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, तो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से कनेक्ट भी रहता हूँ। वो ये सब तो है ही। जी, इसके अलावा एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच भी बिजनेसेस के साथ में काम करता हूँ। जी, और आपने मैरिड लाइफ के बारे में पूछा तो फरवरी 2018 में जी, मेरी शादी हुई, और इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, नया मैनेज किया है। तो शर्मा रहे हैं हमारे प्रतीक भाई। खैर, तो प्रतीक भाई क्या ऐसा होता है कि कभी आप वाइफ को बोलते हो कि आज तुम रेस्ट करो, मैं कुछ बना के खिलाता हूँ? बहुत कम होता है, काम की वजह से इतना टाइम नहीं निकल पाता, लेकिन मैं ज़रूर ही कुकिंग करता हूँ, जब कभी मौका लगता है ज़रूर ही करता हूँ, और काफ़ी पहले से मैं करता हूँ, तो वो अच्छा लगता है। जब कभी मौका मिले तो करना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब कि आप आग के साथ भी खेलते हैं? जी, शानदार, बेहतरीन। तो प्रतीक भाई, हम चाहेंगे कि मधुबन रेडियो के इस कार्यक्रम के अंत में आप कुछ गाते गुनगुनाते जाएं, जिससे कि हमारे सुनने वालों को एक नई प्रेरणा मिल सके। जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, दर्द भी जैसे एक गीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत शानदार, बेहतरीन प्रतीक भाई, आप तो बहुत अच्छा गाते भी हैं। और कार्यक्रम के अंत में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा सभी सुनने वालों से कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, चुनौतियां हो सकती हैं। हमें उससे पार पाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो साइंटिफिक टेम्पर और पॉजिटिविटी। अगर वो आपके पास है तो आप भी अपने जीवन को न केवल चमका सकते हैं, दूसरे लोगों के भी काम आ सकते हैं और उनके होठों पर छोटी सी मुस्कान ला सकते हैं, जो कि हमारे रेडियो मधुबन का भी कहना है। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी शख्सियत से, ऐसे ही किसी कलाकार से, ऐसे ही किसी शारीरिक चुनौती प्राप्त व्यक्ति से, जो आपको देकर जाएगा एक नई सोच और पॉजिटिविटी। सुनते रहें हमारा कार्यक्रम मन की आंखों से। और कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखें info@radiomadhuban.in।